Hello students, moving to next topic of this chapter that is Prashastis and land grants. ठीक है, प्रशस्तिज आपने पहले भी पढ़ी हुई है, क्लास 6 में आपने प्रशस्ति के बारे में पढ़ा होगा, कुछ याद आ रहा होगा, समुद्रगुप्त, प्रयाग, ठीक है, हरिसेन, समुद्रगुप्त की जो प्रशस्तिज जो प्रयाग के अंदर लिखवाई थी, हरिसेन ने जिन्होंने लिखी थी, ठीक है। तो ये प्रशस्तिज एक्चुअल में क्या है? स्पेशल काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस, ये एक इंस्क्रिप्शंस हैं। ऑब्वियसली दीज आर रिटन ऑन हार्ड सरफेस, मेटल पे, स्टोन पर, या मतलब इस तरह से लिखी जाती हैं, ठीक है, पिलर्स वगैरह पर। स्पेशल काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस मीनिंग इन प्रेज ऑफ, किसी की तारीफ में लिखा जाता है। प्रशस्ति एक्चुअली इट्स अ संस्कृत वर्ड, ठीक है। These were composed in praise of the ruler by the learned Brahmins. ब्राह्मण्स इनको लिखते थे और जनरली ब्राह्मण जो हैं राजा की इसमें क्या करते थे? तारीफ करते थे, उन रूलर्स को प्रेज किया करते थे, कितने वो शूरवीर हैं, कितने बलवान हैं। तो इस तरह से हर राजा क्या करता था? जनरली राजा जो है अपने लिए प्रशस्ति लिखवाया करते थे, और जो ये ब्राह्मण उनके कोर्ट के जो अंदर जो ब्राह्मण, लर्नेड ब्राह्मण जो होते थे, वो इन प्रशस्ति को लिखा करते थे। पिलर्स पे, स्टोन्स पर या मेटल प्लेट्स पर, इन सब पर इनको लिखा जाता था। नाउ कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। देखिए, अब जरूरी नहीं है कि प्रशस्ति हमेशा सही हो। देखिए, आज अगर मैं राजा हूं और मेरे कोर्ट के अंदर जो ब्राह्मण है वो मेरे बारे में लिखेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पर वो मेरे को क्रिटिसाइज नहीं करेगा, वो मेरे लिए कुछ गलत बात नहीं लिखेगा, वो हमेशा मेरे को प्रेज करने के लिए, खुश करने के लिए क्या करेगा? अच्छी बातें ही लिखेगा। और राजा उनसे अच्छी बातें ही लिखने के लिए कहता था। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा जो ये प्रशस्ति जो हमें बताती है वो हमेशा सही हो, ट्रू हो, ये हम नहीं कह सकते, ठीक है। नाउ दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्व्स। हाँ, वो हमें ये जरूर बताती हैं कि रूलर्स अपने आप को कैसे डिपिक्ट करना चाहते थे, रूलर्स अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करना चाहते थे, रूलर्स क्या चाहते थे कि आने वाली जो जनरेशन है वो उनको किस तरह से देखे, उनको किस तरह से जाने। तो प्रशस्ति ये जरूर बता देती थी कि रूलर्स अपने आप को किस तरह से डिपिक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। Kings often rewarded Brahmins by grants of land, ठीक है। अक्सर जो राजा जो होते थे वो ब्राह्मण्स को क्या दिया करते थे? लैंड ग्रांट्स दिया करते थे। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो गुप्ता पीरियड के टाइम के जो एंड है, वहां से फ्यूडलिज्म स्टार्ट होता है हमारी कंट्री के अंदर। फ्यूडल लॉर्ड्स इमर्ज होते हैं जहां पर उनको लैंड ग्रांट्स दी जाती हैं, जैसे ऑफिशियल्स हैं, आर्मी वाले हैं, या फिर लोकल रूलर्स हैं, और इवन ब्राह्मण्स को भी क्या दिया जाता था? लैंड ग्रांट्स दी जाती थी, पूरे पूरे जमीन के टुकड़े दिए जाते थे, ठीक है। उन ब्राह्मण से ना कोई उनसे टैक्स भी नहीं लिया जाता था, ब्राह्मण के पास जो जमीन होती थी उससे टैक्स नहीं लिया जाता था, ठीक है। और ब्राह्मण को उस पर पूरा पूरा रूल करने का एक तरह से अधिकार उसको मिल जाता था, जिसकी वजह से आपने देखा कि ब्राह्मण जो धीरे धीरे वो क्या हो गए? काफी ज्यादा पावरफुल हो गए, ठीक है। नाउ Kings often rewarded Brahmins by grant of land. These were recorded on copper plates which were given to these who received the land. अब देखिए, मैं राजा हूं, मैंने किसी ब्राह्मण को अगर कोई लैंड ग्रांट दी है, बड़ा सा लैंड का टुकड़ा दिया है कि ठीक है ये आपके नाम हुआ आज से, और इसके ऊपर अब आज ही आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह और रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह वो सब आप ही करोगे, और इस तरह से। तो ये जो जब देते थे तो वो क्या करते थे? ये जो कॉपर प्लेट्स होती थी उनके ऊपर लिखवाकर और ब्राह्मण को दिया जाता था। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ब्राह्मण के पास ये प्रूफ होता था। डेफिनेटली आपकी कॉपर प्लेट्स की पिक्चर जो है आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में तो डेफिनेटली दी हुई है, और जो प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स है उसमें भी आपको कॉपर प्लेट्स का ये प्रशस्ति और लैंड ग्रांट है इसके बारे में बताया होगा, ठीक है। एनसीईआरटी में आपने एक पिक्चर देखेंगे कि वहां पर कॉपर प्लेट्स के ऊपर लिखा हुआ है, और ये कॉपर प्लेट जो होती थी उनके ऊपर जो रॉयल सील थी वो सील लगाकर, और फिर ये जो किसको दिया जाता था? ब्राह्मण को दिया जाता कि एज अ प्रूफ जो ये बताता था कि हाँ ये लैंड जो है इस ब्राह्मण को दी जा रही है, कितनी लैंड है, किस ब्राह्मण को दी जा रही है, इस तरह से, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि प्रशस्ति जो थी हमेशा सही नहीं होती थी, ठीक है।
इसके अलावा हमने देखा कि लैंड ग्रांट जो होते थे उसमें भी कॉपर प्लेट्स के ऊपर लिखकर और फिर उनको दिया जाता था। तो इनसे हमें बहुत सारी चीजें हिस्ट्री के बारे में पता चलती है। लेकिन अभी अभी मैंने ये भी कहा कि हम उनको हम हमेशा उनको सही नहीं मान सकते। ऐसे एक 12th सेंचुरी में एक हिस्टोरियन भी थे एंड ही वाज आल्सो पोएट, काफी अच्छे पोएट भी थे वो, ठीक है, जिनका नाम था कलन। 12th सेंचुरी के अंदर इन्होंने संस्कृत के अंदर पोयम लिखी जिसका नाम था राजतरंगिणी, ठीक है। कलन अ कश्मीरी वॉज द ऑथर ऑफ राजतरंगिणी, इन्होंने पोयम लिखी, ठीक है। कलन जो थे कश्मीर के थे, पोएट भी थे और हिस्टोरियन भी थे। एंड अकाउंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, उन्होंने कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में लिखा। कश्मीर की हिस्ट्री बहुत पुराने से, मतलब बीसी एरिया से, बिफोर क्राइस्ट का जो टाइम था वहां से लेकर उन्होंने अपने टाइम तक की पूरी हिस्ट्री को उन्होंने लिखा, पोयम की फॉर्म के अंदर उन्होंने लिखा। और इसके लिए ही रोट द वर्क इन संस्कृत इन 12th सेंचुरी। इसके लिए उन्होंने क्या किया, ही यूज अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज, इन्होंने बहुत सारे सोर्सेज को यूज करा, इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस थे, डॉक्यूमेंट्स थे, आई विटनेस अकाउंट्स थे, अर्लियर हिस्ट्रीज थी, टू राइट हिज अकाउंट। अपने पूरा लेखा जोखा लिखने के लिए उसने बहुत सारे सोर्सेज का यूज करा। सपोज आज आपको अगर कहीं की हिस्ट्री लिखने के लिए कहा जाए तो आप भी बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज करके और फिर हिस्ट्री को आप लिखेंगे। तो वैसे ही कलहन ने यहाँ पर किया। Unlike the writers of Prashastis, he was often critical about rulers and their policies. जैसे कि आपने देखा प्रशस्तीज में क्या होता था, बेसिकली रूलर्स को प्रेज किया जाता था। लेकिन कलहन की जो ये पोयम थी, जो कलहन ने जो एक रिटन अकाउंट लिखा था हिस्ट्री का, ठीक है, उसके अंदर अक्सर वो क्या करता था, रूलर्स और उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करता था। तो मतलब हमेशा ऐसा नहीं कि वो प्रेज ही करता था, लेकिन हाँ जो उसको गलत लगता था वो उनको भी, उसके लिए भी उनको क्रिटिसाइज करते थे। तो जो कलहन जो है ये एक मतलब इनके थ्रू जो लिखी हुई जो हिस्ट्री है उसको मतलब हिस्टोरियंस काफी इंपॉर्टेंस देते हैं और ये मानते हैं कि काफी हद तक ये क्या है, सही है। तो कलहन की जो लिखी हुई जो ये हिस्टोरिकल अकाउंट है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्टोरियंस के लिए। आज के हिस्टोरियंस जो हैं उनके लिए कलहन का जो लिखा हुआ अकाउंट जो है वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि कलहन जो है उनकी क्या इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री में। नेक्स्ट देखते हैं वॉरफेयर फॉर वेल्थ। ये जो न्यू किंग्स और किंगडम्स जो इमर्ज हुए थे अक्सर ये लड़ा करते थे फॉर वेल्थ, वेल्थ के लिए लड़ा करते थे। जनरली क्या चाहते थे, ये ऐसे एरियाज के ऊपर अपना ऐसे एरियाज को कॉन्कर करना चाहते थे जहां पर फर्टाइल लैंड हो या जहां पर इंपॉर्टेंट लैंड रूट्स निकल रहे हो, या ऐसे एरिया जहां पर कोस्टल मतलब पोर्ट्स वाला एरिया हो जहां से सामान हम जब पोर्ट क्या होते हैं, सी पोर्ट्स क्या होते हैं जहां से हम शिप में लोडिंग और अनलोडिंग करते हैं, तो जहां पर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हो वो एरिया। तो इस तरह के एरियाज पे अक्सर ये कॉन्कर करना चाहते थे। और वैसे भी हमने देखा कि जो ये न्यू किंग्स और किंगडम जो इमर्ज हो रहे थे आपस में हर टाइम लड़ते रहते थे, जनरली अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए। क्योंकि पहले भाई कोई किंग कितना पावरफुल है ये किससे पता चलता था कि भाई वो उसके पास कितनी वेल्थ है, उसका एम्पायर कितना बड़ा है, उसने कितनी लड़ाइयां लड़ी है, कितनी सक्सेस उसको मिली है, उस पर ये डिपेंड करता था। तो ये देखिए रूलिंग डायनेस्टीज ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज। आप देखोगे कि जैसे मैंने आपको बताया था कि रूलिंग डायनेस्टी ये गुर्जर प्रतिहारास का एरिया है, ये गुर्जर प्रतिहारास का है, ये राष्ट्रकूटास का है, ये पाल्स का है, ये चोलास का है, ये इनके एरियाज हैं। लेकिन ये क्या करते थे, अपने एरिया से निकलकर दूसरे के एरिया को भी कॉन्कर करना चाहते थे। अगर दूसरे के एरिया को कॉन्कर करना चाहोगे तो कॉन्फ्लिक्ट होंगी, कॉन्फ्लिक्ट से क्या होंगी, वॉर होंगी। Ruling dynasties try to control other areas, for example tripartite struggle। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले उसमें वीडियो में भी आपको बताया था कि गुर्जर प्रतिहारास और पाल्स और राष्ट्रकूटास ये तीनों क्या करना चाहते थे, कन्नौज जो है उसको कैप्चर करना चाहते थे, उसको कॉन्कर करके उससे रूल करना चाहते थे। रीजन ये था कि कन्नौज जो है इट इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द गंगा प्लेन्स, बिल्कुल गंगा प्लेन्स के बीचों बीच में है। और गंगा प्लेन्स से यहाँ से कन्नौज से पूरे नदन प्लेन्स को बहुत अच्छे से रूल किया जा सकता है।
तो ये तीन पावर, इंपॉर्टेंट पावर, बड़ी बड़ी पावर्स इसके लिए आपस में हर टाइम लड़ती रहती थी। इसीलिए तीन जो इंपॉर्टेंट पावर्स की वजह से इसको क्या बोला जाता है, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। ठीक है, तीन अलग अलग पावर्स हैं जो उसको इसके अंदर उसके कॉन्कर करने के लिए हर टाइम लड़ती रहती है। और कहीं ना कहीं इस लड़ाई की वजह से ही ये तीनों पावर जो हैं ये बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। तीन जो किंगडम्स जो थे ये बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। रूलर्स ऑल्सो ट्राई टू डोमिनेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स। ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि रूलर जो है अपनी पावर को दिखाने के लिए, अपने रिसोर्सेज को दिखाने के लिए बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाते थे। ठीक है, नाउ ये टेम्पल्स बनवाते थे और इसी में टेम्पल जो है ये काफी रिच होते थे, मतलब इनमें बहुत ज्यादा पैसा होता था, वेल्थ काफी होती थी। इसीलिए जब एक किंगडम से एक राजा जब दूसरे पे कैप्चर करने की कोशिश करता था, लड़ाई लड़ता था, तो इन मंदिरों को लूटने की कोशिश करता था, क्योंकि मंदिरों के अंदर क्या होती थी, बहुत ज्यादा वेल्थ होती थी। ठीक है, अब इसी टाइम पीरियड के बाद में हम 10th सेंचुरी के बाद देखते हैं कि फॉरेन इन्वेजन होने शुरू हो गए थे। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेजन में हम सबसे पहले हम देखेंगे सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी, वहां के ये रूलर थे। कौन? सुल्तान महमूद। ठीक है, सुल्तान महमूद ही वाज द रूलर ऑफ गजनी अफगानिस्तान फ्रॉम 997 टू 1030 AD। ठीक है, इस टाइम पीरियड के बीच में। ठीक है, he wanted to extend control over Central Asia। ठीक है, उनका कंट्रोल काफी सेंट्रल एशिया पर भी हो चुका था, ईरान पर भी हो चुका था, एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इंडिया का जो इधर का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, सब कॉन्टिनेंट इस तरह का जो पार्ट है, उसका पे ऊपर भी इन्होंने काफी हद तक अपनी पावर को एक्सटेंड कर लिया था। He raided almost every year। हर साल ये गजनी जो है, हर साल लगभग हर साल मतलब ये इंडिया के ऊपर अटैक करता था और यहाँ से लूटपाट करता था। कहते हैं बिटवीन AD 1000 से लेकर 1027 तक ही इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स। 17 बार उन्होंने इंडिया को इन्वेड किया है। देखिए 1000 से लेकर 27 मतलब ऑलमोस्ट 27 ईयर्स है, तो मतलब हर 2 साल भी नहीं निकलते थे। तो मतलब लगभग हर साल ये माना जाता है कि ये जो गजनी जो थे ये इंडिया में लूटपाट करते थे, यहाँ पर आते थे, अटैक करते थे। ठीक है, टारगेट उनका क्या होता था? वेल्दी टेम्पल्स होता था, क्योंकि टेम्पल्स में बहुत वेल्थ होती थी, तो उन्हीं को ही बनाया जाता। जैसे कनौज के, मथुरा के, इनके जो टेम्पल्स थे इन पे अटैक किया जाता था। साथ ही साथ सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात इन AD 2025 में इन्होंने सोमनाथ जो कि गुजरात का बहुत फेमस और काफी बड़ा टेम्पल है, उसके ऊपर भी अटैक करा और बहुत सारी वेल्थ यहाँ से लेके गए। जो भी वेल्थ वो यहाँ से लूट पाट के क्या करते थे, उस वेल्थ को वापस ले जाते थे। कहाँ पर? गजनी जो जगह का नाम है, वहां सिटी, वहां पर लेके जाते थे। ठीक है, वेल्थ वॉज यूज टू क्रिएट अ स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी एट गजनी। गजनी में बहुत सुंदर, उसको बहुत अच्छे से उसको बनाया उन्होंने। जो भी यहाँ से वेल्थ लेकर गए उससे काफी सुंदर शहर बनाया उन्होंने गजनी को। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने ये महमूद गजनी जो थे, इन्होंने जिस एरिया को इन्होंने जीता था, जहां से लड़ाई करी थी, उसके बारे में, वहां के बारे में, लोगों के लिए बारे में जानने के लिए उन्होंने क्या करा, एक स्कॉलर रखा और उनको ये काम दिया कि आप इसके बारे में, यहाँ के बारे में सब कुछ लिखिए। सो ही इंटरेस्टेड अ स्कॉलर जिनका नाम क्या था? अल बरूनी। याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महमूद गजनी ने उन्होंने इनको, अल बरूनी को ये काम दिया कि जिस एरिया को मैंने जीता है उसके बारे में आप लिखें। ठीक है, टू राइट एन अकाउंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। यहाँ का इस तरफ का एरिया जो है, उसको जो जीता है उसको, उसके बारे में लिखें। ठीक है, ये जो उन्होंने लिखा ये अरेबिक के अंदर लिखा था और उसका नाम क्या था? किताब अल हिंद। किताब अल हिंद। ठीक है, तो ये किसने लिखा? अल बरूनी ने लिखा। इस किताब का नाम क्या था? किताब अल हिंद। ठीक है, इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर हिस्टोरियन। आज ये हिस्टोरियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। और कहीं ना कहीं हमें ये गजनी आया है, इसने लूटपाट मचाई है, ठीक है, मंदिरों को लूटा है, ये भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है? किताब अल हिंद से ही मिलती है। ठीक है, टू राइट दिस वर्क
ये लिखने के लिए ही कंसल्टेड मेनी संस्कृत स्कॉलर्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो बहुत सारे संस्कृत स्कॉलर्स थे उनसे भी बहुत पूछताछ करके, उनसे बातचीत करके, उनसे डिस्कस करके, उनकी हेल्प लेकर उन्होंने ये किताब लिखी थी। ठीक है ना। अब फॉरेन इन्वेजन में पहला हमने किसको डिस्कस करा? सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, इनको डिस्कस करा। अब उसके बाद में दूसरा नाम किसका आता है? मोहम्मद गौरी का नाम आता है। ठीक है ना। अब देखिए, जब गुजर प्रतिहाराज यहाँ पर जब वीक हो गए थे और उसके बाद में दूसरे बहुत सारी डायनेस्टीज इमर्ज हुई, उसी में से एक डायनेस्टी किसकी थी? चाहमनाज की थी, जिनको बाद में क्या बोला जाता था? चौहान्स भी बोला जाता था। ठीक है। these चौहान्स रूल ओवर रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। मैंने आपको पहले ही बताया था, दिल्ली और अजमेर वाला जो इलाका था उसके ऊपर ये चौहान रूल किया करते थे। ठीक है। ऑब्वियसली these चौहान ट्राई टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट। उन्होंने ईस्ट में और वेस्ट में दोनों तरफ अपना रूल जो है उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करी। थोड़ा सा ऊपर कर दूं क्योंकि ये ऊपर है, ऊपर की तरफ है। ठीक है। दोनों तरफ अपना रूल जो एक्सपेंड करने की चौहान्स ने कोशिश करी, लेकिन दोनों ही तरफ ये रोक दिए गए। इनको रोका किसने? गुजरात में इस तरफ उनको किसने रोका? सोलंकीज थे, जो उनको जिनको बोला गया चालुक्याज ऑफ गुजरात, वही सोलंकीज ही हैं ये। इन्होंने रोका। और इस तरफ यूपी की तरफ, उनको वेस्टर्न यूपी में उनको किसने रोका? गहरवाल्स ने रोका। उनकी जो उन्होंने एक्सपैंड करने की कोशिश करी तो उनको रोका। ऑब्वियस है, अगर आज मैं किसी कि दूसरे के घर में घुसकर और उसको भी कैप्चर करना चाहूंगी तो मुझे कौन करने देगा? तो वही सेम थिंग यहाँ पर थी। ठीक है। यही इन्हीं चौहान्स में से जो इंपॉर्टेंट चौहान रूलर जो थे वो कौन थे? पृथ्वीराज थर्ड। ठीक है। पृथ्वीराज थर्ड जिन्होंने कब से कब तक रूल करा? 1168 से लेकर 1198 तक। हु डिफीटेड अफगान रूलर, जिन्होंने अफगान रूलर को भी हराया। कौन थे अफगान रूलर? सुल्तान मोहम्मद गौरी। ये भी एक अफगानिस्तान में गौर नाम की एक जगह है, वहां के ये रूलर थे। ठीक है। इन 1191 में उन्होंने ये जब मोहम्मद गौरी ने जब अटैक करा तो उनको इन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया। लेकिन ठीक एक साल बाद फिर से मोहम्मद गौरी ने अटैक करा और इस बार पृथ्वीराज चौहान जो है 1192 के अंदर हार गए। हारने के बाद में मोहम्मद गौरी जो है उन्होंने इस एरिया को खुद ने उसको रूल नहीं करा, वो खुद तो वापस चले गए अफगानिस्तान और पीछे से अपने जो चीफ था उसको यहाँ पर छोड़ गए, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर छोड़कर चले गए कि यहाँ पर आपको सारा काम संभालना है, इसको देखना है। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे और भी मोहम्मद गौरी के इन्वेजन्स हुए और धीरे धीरे टाइम के साथ हमने क्या देखा कि पूरा नॉर्थ इंडिया जो है वो मुस्लिम इन्वेडर्स के अंडर आ गया। धीरे धीरे पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर मुस्लिम इन्वेडर्स ने जो है वो अपना कंट्रोल कर लिया। अब मोहम्मद गौरी के अटैक के बाद में किस तरह से उन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया को कैप्चर करा, दैट वी विल डिस्कस इन द थर्ड चैप्टर। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। इसमें हमने क्या पढ़ा? फॉरेन इन्वेजन्स के बारे में पढ़ा। पहला इन्वेजन किसका था? महमूद गजनी का था, जिसने इंडिया को काफी वीक करा था क्योंकि इतनी बार यहां से लूटपाट करके वेल्थ ले गया था। अगला इन्वेजन जो है वो सुल्तान मोहम्मद गौरी का था। ऐसे तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले अटैक जो किया था, जो मुस्लिम इन्वेडर था, वो कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। उन्होंने 8th सेंचुरी में कर दिया था, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन ये काफी बड़े इन्वेजन्स थे, तो इसीलिए इनको बोला गया कि हाँ 11th सेंचुरी में इंडिया के अंदर इन्वेजन्स होने शुरू हो गए थे। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।